चलिए जी। अब आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पर ये डॉक्यूमेंट विजिबल है या नहीं है। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन और नॉट? यस यस सर। ठीक है जी। इसी डॉक्यूमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड के ट्रीटमेंट की। वैसे चैप्टर एक ही क्लास का मेहमान है, वो कल की पिछली क्लास मिस हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, वरना ये पिछली क्लास में खत्म हो जाता। आ जाइए इधर, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा है? बोलिए। यस सर। हाँ ये ठीक है। आइए देखिए, डिविडेंड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे, अच्छा टैक्स का ट्रीटमेंट किया था क्या हमने, टैक्स का ट्रीटमेंट? यस हाँ जी। तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो कोई इशू नहीं है इसका। डिविडेंड पेड होगा तो बिफोर डिविडेंड जाने के लिए उसे आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स डिविडेंड की पेमेंट इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3,000 रुपये, खत्म, इतना ही करना था। मतलब ऊपर ऐड करना है, नीचे क्या करना है, इसको माइनस करना है। आई थिंक दिस इज क्लियर। बोलिए। ठीक है जी, इजी है, बताइए प्लीज मुझे। यस सर। चलिए केस नंबर 2 लेके चलते हैं आपके सामने। अब दिस केस सेज आपके पास इक्विटी शेयर 5 लाख से कितने होंगे? देखो एरो ऐसा जाएगा, ऐसे एरो है ना, इसका हमेशा ध्यान रखना। इक्विटी शेयर 5 लाख था, बढ़कर कितना हो गया? 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 3 लाख। अब मुझे बताइए, इक्विटी शेयर अगर बढ़ गया तो हमारा फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया, देख रहे हैं आप, कर दिया उसको ऐड। प्रेफरेंस अगर बढ़ गया तो भी इन्वेस्टिंग का मतलब फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया, वो भी हमने कर दिया। सवाल उठता है कि डिविडेंड पेड जो है वो 80,000 रुपीज का है। डिविडेंड पेड जो है 80,000 है, ये इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिला के है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रहेगी। अगर बोलता है कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, तो कहानी अलग हो जाती है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर तो कहानी, जब वो बोला डिविडेंड पेड, देयर इज नो क्लासिफिकेशन कि वो इक्विटी या प्रेफरेंस है, तो वो दोनों का है, तो भी कोई चक्कर नहीं है। ऐड कर दीजिए 80,000 का, फाइनेंसिंग से माइनस कर दीजिए 80,000 का, आपका काम खत्म हो गया। आसान है जी ये भी केस। बोलिए, मुश्किल लग रहा है कुछ क्या? इजी है? यस सर। अर्नब जोशी बोलूं या आंचल बोलूं? हाँ। ठीक है, अच्छा। अगला एग्जांपल देखिए, इक्विटी शेयर 7 लाख से बढ़कर कितने हो गए? 11 लाख हो गए। आपको मालूम है इक्विटी शेयर बढ़ गया तो क्या होगा? फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो जाएगा। देखो आप ऐड कर रहे हैं इसको। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो डिविडेंड प्रपोज्ड इन द सेम ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर, तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है इसका। ऊपर इसे ऐड कर दीजिए और नीचे इसे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, खत्म। ये एडजस्टमेंट है ना भाई, इसका दो जगह इफेक्ट जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो होता है, इट इज अ डिविडेंड प्रपोज्ड इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर, इसको हम लेके चलते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कहता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड इन द ईयर 31 मार्च 2014, पिछले साल का, एंड प्रपोज डिविडेंड इन 31 मार्च 2015, करंट ईयर का। तो बताइए मुझे, डिविडेंड के बारे में जब हमने थर्ड बुक का चैप्टर 1 पढ़ाया था तो बताया था आपको कि डिविडेंड वंस प्रपोज्ड, फिर उसको एजीएम में हम पास करते हैं। जब वो एजीएम में पास हो जाता है तब जाके वो क्या होता है? पेबल बनता है। और डिविडेंड प्रपोज इन 1 ईयर, दैट इज पेबल इन द नेक्स्ट ईयर। तो मुझे बताइए 31 मार्च 2014 का या 31 मार्च 2015 का, कौन सा इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2015 तक पेबल होगा? बताइए कौन सा पेबल होगा? 8,000 या 15,000? 8,000। 8,000। हाँ मान के चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में प्रपोज हुआ था, इस साल तक आते आते ये पे हो जाएगा। तो सर अब 15,000 को हमें काउंट ही नहीं करना है, 15,000 यूजलेस है आपके लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रपोज हुआ है। एजीएम में पास होने के चांस अभी इसके अंदर है, हमें भी नहीं पता हुआ है नहीं हुआ है। तो हाँ ये वाला ना, सॉरी, मैं ये इंटरिम डिविडेंड नीचे वाला था, इंटरिम डिविडेंड को यहाँ ऐड कर दिया। और ये जो 8,000 है, ये वाला 8,000, जो ये वाला 8,000 है, इसको यहाँ पर हमने ऐड किया और डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर बोल के इसको माइनस भी कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट इस पर बताइए मुझे। कोई मतलब मेरे ख्याल से रौनक कुछ पूछने वाला था, कोई और बच्चा कुछ पूछने वाला था। सर हम बोलिए। अज्यूम करेंगे कि डिविडेंड पास हो चुका है एजीएम में, क्योंकि जी फिर हाँ, 1 साल लगता है। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम शेयर होल्डर हो, तुम्हें कंपनी ने बोला कि भाई डिविडेंड देंगे, तो तुम्हें क्या 1 साल तक इंतजार करवाएगी? नहीं नहीं। सेबी गर्दन पकड़ लेगा उसकी। आइए पढ़ते नीचे। इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, लिखा है इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड it will be treated as a proposed as well as paid in the current year itself. डिविडेंड प्रपोज 31 मार्च 15 का
15,000 will be subject to approval in AGM will be the part of contingent liability. याद है contingent liability का part, hence will not be adjusted while preparing cash flow statement. Got it जी? समझ में आई बात? ये हमेशा ध्यान रखना, जो डिविडेंड प्रपोज होगा पिछले साल का उसका आपको कुछ नहीं करना है, उसको आपको टच तक नहीं करना है। ठीक है, चलें आगे जरा, केस नंबर 4 लेके चलते हैं आपके सामने। इक्विटी शेयर दोबारा से 5 लाख से 8 लाख हो गए, प्रेफरेंस शेयर दोबारा से 2 लाख से 3 लाख हो गए। तो अब आप देखेंगे अगर इक्विटी शेयर बढ़ गया तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया। देखिए इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया, बिल्कुल ठीक है। और नए इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2014। अब मुझे बताइए कि अगर नए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर 1 अप्रैल को इशू हुए हैं तो अगर मैं डिविडेंड दूंगा तो ओपनिंग वैल्यू पे दूंगा या क्लोजिंग वैल्यू पे दूंगा, ये बताइए मुझे, कौन सी वैल्यू पे मैं डिविडेंड दूंगा, ओपनिंग वैल्यू पे या क्लोजिंग वैल्यू, बताओ। अरे कोई तो जवाब दीजिए मुझे। सर ओपनिंग वाले। बिल्कुल गलत तुमने बोला, समझना बेटा। अगर हम 1/4/2014 को ये 3 लाख रुपए के शेयर इशू करता, 3 लाख रुपए का, तो इसी दिन आपके पास ऑलरेडी कितना पड़ा था, 5 लाख पड़ा था, है ना, पड़ा था, हाँ ना, बोलना। यस सर। अब आपका टोटल बैलेंस आज ही के दिन कितना हो गया, 8 लाख का हो गया। हाँ और सर, ये 8 लाख कब, यही 8 तो लाख कब, ओपनिंग वैल्यू है। हाँ सर यही तो फिर ओपनिंग वैल्यू हो गई 8 लाख। हाँ, तो ये तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा बता जरा, इसी पे ओपनिंग पे होगा। कैसे, ओपनिंग पे होगा बेटा। Sorry? ओपनिंग वैल्यू सुनो, हम समझ लो मेरी बात को। ओपनिंग वैल्यू कहते हैं उस वैल्यू को जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होती है। अच्छा। पिछले साल से क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ, 5 लाख। इस साल कितना और इशू कर दिया, 3 लाख। हाँ जी सर। तो साल के शुरू में ही आपके जो शेयर है वो 8 लाख के हो गए ना। यस सर। तो डिविडेंड कितने वैल्यू पे दोगे, 8 लाख पे दोगे, ओपनिंग वैल्यू पे दोगे। 8 लाख सर। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। कोई क्लियर नहीं है तो मुझे बताइए। मैंने आपको बताया कि यहाँ देखिए, अगर आपके पास 01/04/2014 को आपके डिवेंचर्स, आपके शेयर थे 5 लाख रुपए के, फिर आपने इसी दिन आपने क्या कर दिया, 3 लाख के और इश्यू कर दिए। तो इसी दिन आपके पास 2014 को आपके इक्विटी शेयर कितने के हो गए, 8 लाख के हो गए। एग्रीड। तो भाई डिविडेंड किस पे दिया जाएगा, डिविडेंड तो इस 8 लाख पे दिया जाएगा ना। वाइस वर्सा देखें, अगर 31 मार्च 2014 को 31 मार्च 2014, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और, दूसरा एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। 01/04/2014 को आपके डिवेंचर्स थे, आपके शेयर थे 5 लाख रुपए के, और 31 मार्च 2015 को आपने इशू कर दिए 3 लाख के, और ये टोटल कितना हो गया, 8 लाख। ये 8 लाख कब हुआ, 31 मार्च 2015 को हुआ। अब मुझे बताइए डिविडेंड इस वैल्यू पे दिया जाएगा या इस वैल्यू पे दिया जाएगा, किस पे दिया जाएगा भाई, तुम ही बताओ रौनक। हाँ, डिविडेंड आप 5 लाख पे देंगे या डिविडेंड 8 लाख पे देंगे? 5 लाख। क्योंकि इस डेट से इस डेट तक आपके सिर्फ डिवेंचर इतने ही थे, इस दिन अंत में आके 3,000 लाख रुपए के और शेयर बन गए, तो भाई इंटरेस्ट डिविडेंड देना तो इसी में बनता है ना। ठीक है, तो एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए आप, जरा मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ। रूल ऑफ थंब क्या बनता है, रूल ऑफ थंब ये बनता है कि इफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर इशूड और रिडीम्ड एट द बिगिनिंग, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड और redeemed at the beginning, then dividend और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग बैलेंस पर। गॉट इट? ठीक है जी। अगर शेयर और डिबेंचर इशू हो जाते हैं कब, बिगिनिंग में, साल के शुरू में, तो किस पर डिविडेंड और इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस पर। एंड इफ शेयर्स एंड
डिबेंचर्स आर इशूड या रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर? करंट ईयर। तो किस पर कैलकुलेट होगा? ओपनिंग बैलेंस पर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, अपने पास ये बहुत जगह काम है जी। ठीक है, यहाँ तक बात बोलिए, इज इट ओके? तो अब बताओ रौनक, अब तुम पता लगा सकते हो ना कि डिविडेंड इक्विटी पे कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा, 5 लाख पे या 8 लाख पे? सर 8 लाख। और प्रेफरेंस पे डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? 3 लाख। 3 लाख पे। ठीक है, चलिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए थी तो मैं ये सब चीज हटा देता हूँ यहाँ से और आगे देखते हैं। अच्छा रौनक, फिर वही से क्वेश्चन मेरा आपसे था कि अगर हम लोग डिवेंचर या शेयर्स इशू करते हैं 31 मार्च 2015 को, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि शेयर डिवेंचर्स आर इशूड ऑन व्हाट? 31 मार्च 15 को। 31 मार्च 15, यहाँ लिखता है क्या? 31 मार्च 15 को, तब डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाता? सर ओपनिंग में देते हैं सर। मतलब 5 लाख पर और 2 लाख पे। तो ये क्लैरिटी आ गई सभी को? यहाँ ऐसा नहीं बोला गया, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आइए एक और मजेदार चीज, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 6% है। तो भाई रौनक, 8 लाख का 6% कितना बनता है? अभी 48,000 बनता है ना? यस सर। तो जब हम एक्टिविटी बनाएंगे तो 48,000 को डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बोल के ऐड कर देंगे और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बोल के माइनस भी कर देंगे। हो गया जी हिसाब किताब बराबर, है ना? हो गया यस ना सर। हिसाब बराबर? लेकिन आपने देखा, आपने एक चीज और देखी होगी कि यहाँ प्रेफरेंस का भी जिक्र कर रखा है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि दोज शेयर्स व्हिच आर हैविंग प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न। तो जब तुम खुलेआम बोल रहे हो कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 6% है, तो क्या प्रेफरेंस वालों को कुछ नहीं मिला होगा? मिला हो। और वो इक्विटी से पहले मिला होगा, है ना? यस सर। और किस वैल्यू पे मिला होगा बताइए? 3 लाख पे मिला होगा। यस सर। तो 3 लाख का, और रेट क्या होगा? रेट ये 12% होगा। 3 लाख का 12% कितना बनता है भाई? 36,000। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। ये अनडिक्लेयर्ड रूल है, 36,000 यहाँ जोड़ दिया और 36,000 यहाँ पर माइनस हो गई। ये करना है आपको। कई लोग बोलते हैं कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बोला नहीं क्या? अरे कैसे नहीं बोलेगा आपको? वैसे देखा जाए तो अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो कई जगह पे ना 12%, जहां 12% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है वहां पर आपको डिविडेंड देना चाहिए, ऑब्वियसली देना चाहिए, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। इस केस तक किसी का कोई डाउट हो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज आई मूव फर्दर। बोलिए, किसी का डाउट इस केस तक हो कोई? किसी को नहीं समझ में आया प्लीज मुझे बताइए इस केस तक। हेलो? तो क्लियर है। ठीक है, केस नंबर 5। फिर दोबारा से 5 लाख से 8 लाख, फिर दोबारा से 5 लाख से 8 लाख। चलो 5 लाख से 8 लाख हो गया तो कोई बात नहीं जी। फाइनेंसिंग का ऐड, फाइनेंसिंग का ऐड देख रहे हैं, 2 लाख भी ऐड कर दिया, ये 3 लाख भी ऐड कर दिया। न्यू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कब हो रहे हैं? 31 मार्च को। अब बता अर्णव जोशी, अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं 31 मार्च को, तो डिविडेंड इस वैल्यू पे दिया जाएगा ओपनिंग पे या क्लोजिंग वैल्यू पे दिया जाएगा? किस पे दिया जाएगा डिविडेंड? क्लोजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब वही कहावत है ना, पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दुनिया आठ। मैं बोल रहा हूँ डिबेंचर जो है वो इशू हुए, शेयर इशू हुए 31 मार्च को, ईयर एंड पे। अभी बताया था आपको उल्टा रिलेशन, अगर क्लोजिंग डेट पे इशू हो तो ओपनिंग पे डिविडेंड देंगे, और ओपनिंग पे इशू हो तो क्लोजिंग पे देंगे। और तू कह रहा है कि ये फिर ओपनिंग फिर क्लोजिंग बोल रहा है। हाउ कैन यू से? अगर तेरे पास बेटा, अगर तुम्हारे पास शेयर 5 लाख के थे और साल के आखिर में जाके 8 लाख हो रहे हैं, तो पूरा साल आपके पास 5 लाख रहा या पूरा साल आपके पास 8 लाख रहा? बताइए मुझे, अर्णव जोशी बताओ मुझे। अरे बेटा बोल, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसी क्या परेशानी है? तो एक बार रिपीट कर सकते हैं? तो जब मैं ऊपर बोल रहा था तो फिर मुंह में दही जम गई थी बेटा। अगर आपको वो चीज क्लियर नहीं हुई थी तो बताना चाहिए था ना दोबारा से। Where is the slate? हाँ जी, दिख रहा है आपको यहाँ पर कुछ? देखिए जरा ध्यान से, इफ शेयर्स
oblique debentures are issued at the beginning of the current financial year, तो dividend oblique interest will be paid on opening balances. क्लियर है जी? ठीक है अनुज जोशी? Yes, नंबर sir. 2, if shares or debentures are redeemed at the end of the current financial year, तो dividend oblique interest will be paid on closing value. Is that okay? बोलिए. Yes, sir. ठीक है जी, क्लोजिंग वैल्यू पे दिया जाएगा. इज दैट ओके? ठीक है, चलो आगे जरा, इसको लेके चलो आगे. नोट कर Yes, लिया, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया. अब आइए देखिए, अब बताओ जरा मुझे कि यहाँ इस क्वेश्चन में when new equity and preference shares are issued on 31st March 2015, यानी कि इस दिन इशू हो रहे हैं, तो भाई डिविडेंड इस वैल्यू पे लगेगा या इस वैल्यू पे लगेगा? बता अर्णव जोशी, कौन सी वैल्यू पे लगेगा डिविडेंड? कौन सी वैल्यू पे देंगे? Sir, opening वाली पे. ओपनिंग पे देंगे, ठीक है. लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो लिख दिया डिविडेंड पेड इज 90,000. तो जब डिविडेंड पेड 90,000 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी वैल्यू, क्योंकि आपको तो क्यूमुलेटिव वैल्यू देके डिविडेंड इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को मिला के, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ना. डिविडेंड कब कैलकुलेट करते हैं? देख रहे हो अर्णव जोशी, डिविडेंड कब कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड तब कैलकुलेट करते हैं जब लिखा रहता है कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, है ना? जब इक्विटी शेयर लिखता है तब करते कैलकुलेट. लेकिन यहाँ तो बोल दिया कि डिविडेंड पेड है, तो वो तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का होगा, इसलिए टच करने की जरूरत ही नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, 90,000 यहाँ प्लस कर देंगे और 90,000 यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका काम खत्म. दिस इज डन. इंटरिम डिविडेंड बड़ा सिंपल होता है, इसको ऐड करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, योर केस इज डन. खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज डन. ठीक है जी, यही था डिविडेंड का केस. बोलिए. अरे बताओ भाई, किसी को अगर डाउट है तो इस डिविडेंड वाले केस में, तो मुझे, मैं आई विल टेक इट अगेन. नहीं डाउट है तो कोई इशू नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं. दिया और या अनिकेत बोलूं मैं, अर्णव जोशी, करीना और पृथा शायद आई नहीं होगी आज. आ रहा है सुनो। पृथा नहीं आई होगी, पृथा गायब है आज. पृथा मैं भी हाँ हूँ है. सर, अच्छा मुझे ठीक है, आ गया समझ. ठीक है, दैट्स गुड. ओके ठीक है. विधि सिंगल, विधि बंसल, आपको भी समझ में आया होगा शायद, जो हमने किया यहाँ पर. दो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू यूज ब्लैक बोर्ड, खड़ा रहना पड़ता है, थोड़ी सी वीकनेस हो रही है. जैसे मैंने टेस्ट के लिए भेज दिया अपना सैंपल आज, मुझे पता चल जाएगा कल तक कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ. सो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, वैसे तो मैं आई जस्ट हैव गॉन. अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, आई सॉल्व वन फुल फ्लेज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है जी, तो आइए अपनी अपनी बुक्स खोल लेते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फुल फ्लेज सॉल्व कर रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसके अंदर एडजस्टमेंट भी होंगी. और आपके एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं? आपके एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं 43 से. तो एक जो अच्छा सा क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअल, क्वेश्चन नंबर 43 है, मैंने स्कूल में भी करवाया था अपने, क्योंकि इसके अंदर डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी दिख जाता है और खूब सारे आइटम भी दिखते हैं इसके अंदर, तो हम इसे लेके चल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 लेके चल रहा हूँ मैं आपके सामने, एंड देन आई विल टेक किसी बड़े क्वेश्चन को भी लेके चलूंगा फिर मैं आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 43. ठीक है जी, चलें शुरू करें भाई इसको. क्वेश्चन नंबर 43.
या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 46 ले लूं क्या? टाइम हमारे पास अभी है, डू दैट। कौन सा क्वेश्चन करवाना चाहोगे बोलो, 43 या 46? बोलिए, तुम ही बताओ प्रीथा, इट इज योर चॉइस, व्हिच क्वेश्चन यू वांट दैट आई हैव टू डू विद यू, 43 या 46? इसमें बहुत ज्यादा काम ज्यादा लग रहा है, जो मुश्किल लग रहा है, आई टेक दैट क्वेश्चन। अरे बोल भाई, ये तुम्हें थोड़ी करने के लिए बोल रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा इसे। हाँ 43। 43 कर ले पहले, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आइए देखते हैं। मैं आपके सामने 43 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और हम इसको इस पे करेंगे सॉल्व। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आपको? कैन सी द व्हाइट बोर्ड? Yes. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अभी फॉर्मेट बना रहे हैं, यहाँ पर कैश फ्लो का फॉर्मेट बना रहा हूँ आपके सामने में, ठीक है? बिल्कुल आराम से बन जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये हमारे पास, इसको अलग अलग पेजेस पे ले जाएंगे पर कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और ये हमारा सीधा सीधा लाइन बन गई, ठीक है जी। ये हमारा पर्टिकुलर्स, कलर अच्छा नहीं है यार, पर्टिकुलर्स, ये रुपीस हो जाता है, ये रुपीस हो जाता है। क्या नाम है इसका, फॉर्म कौन सी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट Solar ऑफ, power limit. किसका बोल रहे हैं बनाने के लिए? हाँ हाँ, Solar power. कौन सा लिमिटेड? सोलर पावर लिमिटेड। सोलर, यस, पावर लिमिटेड, ठीक है। कब? ऑन 31 मार्च 2000, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 15 को बनाएंगे, ये 2015 को बनाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, ये लिखा जाता है ऊपर, ठीक है। और आप सबको मालूम है ए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी लिखते हैं, ठीक है। और इसके लिए लिखते हैं हम लोग क्या, सी वर्किंग नोट 1, ऐसा कर देते हैं, ठीक। चलिए अगले पेज पे चलते हैं जरा। फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा से लाइन खींचते हैं नॉर्मल ऐसे, या मुझे लगता है मुझे ऐसा, चलिए ऐसे कर लेते हैं लाइन, दोबारा से लाइन और दोबारा से लाइन, है ना। जब हम लोग पहले स्केलेटन तैयार कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन का, बोर्ड पे होता तो मैं ऐसे ही करता, अब बोर्ड तो नहीं है इसलिए मैं आपके सामने इसी तरह से लेके चल रहा हूँ। फिर दोबारा से पर्टिकुलर रहेगा, फिर दोबारा से रुपीस है, फिर दोबारा से रुपीस है। यहाँ में लिख देता हूँ बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थोड़ा स्पेस देके लिख देता हूँ क्या, सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। एक अगले पेज में चलता हूँ मैं अब, यहाँ में लिखता हूँ वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये है भाई कि क्या करो आप, सबसे पहले ना ये जो एडजस्टमेंट है इसे पूरा कर लेते हैं। तो मुझे बताएंगे हमारे पास एडजस्टमेंट कौन सी वाली है, क्या डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दिख रही है ना मुझे? तो प्लीज मुझे हेल्प करिए अब आप लोग, कि मुझे बताइए कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में दोनों अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपके सामने, यहाँ बना रहा हूँ मैं आपके सामने, दिस अकाउंट इज व्हाट, ये अकाउंट बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी।
ये मशीनरी अकाउंट वर्किंग नोट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। और हाँ जी आ जाइए, और इसके नीचे बनाते हैं कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नीचे बनाते हैं लोग, तो भाई क्यों जाना नीचे। हाँ ये और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, ये भी हम लोग ऐसे बना लेते हैं इसको फ्रेश। इसका नाम होगा मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक है जी, चलो अब मुझे कोई बता दीजिए, कोई भी बच्चा मेरी हेल्प कर लीजिए, मशीनरी के ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस बता दीजिए मुझे क्या है, बताइए। ये पर्टिकुलर से ये रुपीस है, तो कोई तो हेल्प करो मेरी, बैलेंस भी करके। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, कोई बताए मुझे। अबे नोट नंबर 2 पढ़ो भाई। हाँ 20 lakhs. 20 lakhs, 20 lakhs। बैलेंस सीडी पढ़िए, बैलेंस सीडी कितना, 25 lakhs 40,000. 25 लाख 40,000। ठीक है जी, ऐसे कर दिया हम लोगों ने, इसके सामने क्लोज कर दिया इसके एंड्स को। चलिए इसका बैलेंस बीडी बताइए, इसका बैलेंस बीडी कितना है बताओ। 3 lakh. 3 लाख, इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। और इसका बैलेंस सीडी कितना है, याद है ना, ये एडजस्टमेंट तो मैंने करवाया होगा आपको, नहीं सिखाया 4 था ये वाले lakh. एडजस्टमेंट। और ये सिखाया था नहीं सिखाया था बताइए। Yes, sir. अच्छा जी, अब मुझे बताइए, इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, यहाँ दे रखा कॉस्ट, भाई कॉस्ट कितनी दे रखी है उसकी 48,000 दे रखी है, 48,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है बताइए, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, कोई बताया मुझे। 32,000. 32,000। So what is your book value? Your book value is what? 16,000 है ना, माइनस सेल, कैसे उसमें सेल कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, सोल्ड माइनस सेल, कितने में बेच दिया उसे, 12,000 में बेच दिया। यस सर, तो लॉस हो गया प्रॉफिट हुआ, लॉस है सर 4,000। 4,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम है ये वैल्यू कहाँ डालते हैं, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहाँ जाएगा, किसके नाम से, मशीनरी अकाउंट के नाम से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टुकड़े का डेप्रिसिएशन कितना 32,000 है ना जी। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4,32,000, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,32,000। अब बताइए मुझे यहाँ क्या निकलेगा, अब मुझे बताइए इस जगह पे व्हाट आई हैव टू फाइंड हियर, ये जो इस जगह पे मैं लिखूंगा अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन, ये पूरी मशीन का कितना 1,32,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है जी। यस सर, ये मेरी कौन सी फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है, खत्म हो गया ये वाला काम। चलो आगे चलते हैं। और ये जो 32,000 इसे उठा के मैं यहाँ ले जाऊंगा, क्या लिखूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने का लिखूंगा मैं इसको, 32,000 का, टुकड़े का डेप्रिसिएशन, नॉट द डेप्रिसिएशन ऑफ फुल मशीनरी। बैंक बोल के सेल लिखूंगा, कितने की सेल करूंगा बताइए, 12,000 की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस बोलूंगा, लॉस कितने का लॉस 4,000 का। टोटल करो मुझे कितना आता है, 25 लाख कितना बनता है वैल्यू, कोई मुझे बताएगा कितनी वैल्यू बनती है 25 लाख कितना, 25 lakh 88,000. 25,88,000। I'll write 25,88,000। और अब इधर बैंक बोल के क्या आ जाएगा मेरा, परचेज आ जाएगा, आगे ना बैलेंसिंग फिगर, परचेज कितने की आई 5,88,000। Everybody is okay with this? And this 5,08,000 is what? This is my balancing figure. बताइए भाई, इसको करने में कोई दिक्कत है किसी की, इसको करने में कोई दिक्कत आई किसी को, ये आपके सामने बैलेंसिंग फिगर आ गई और आपके सामने ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। इज दैट ओके विद एवरीवन, बोलिए। इस अकाउंट को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। चलो जरा, अब जरा वापस चलते हैं, स्केलेटन पे चलते हैं। यहाँ मुझे क्या करना चाहिए था,
इसको थोड़ा सा मुझे ठीक करना चाहिए था। वेयर इज द इरेजर? इरेजर, इसको थोड़ा सा मुझे और साफ इस तरह करते हैं इसको, ताकि जगह बच जाए, ताकि मेरा ऑपरेटिंग पूरा इसके अंदर आ जाए। ये लिखता हूँ मैं ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके लिए मैंने बोला वर्किंग नोट 1 देखना है। उसके बाद मैं लिखते हैं यहाँ पर क्या ऐड करता हूँ मैं, क्या नॉन कैश है ना, करते ना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, क्या क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, Yes. इसको ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स को, ठीक है। थोड़ा स्पेस देके माइनस कर देता हूँ, क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ठीक है जी, रिसिप्ट्स कर देता हूँ ऐसे करके। और थोड़ा स्पेस देखिए, मतलब मेरे पास जगह कम इसलिए कम कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एग्री करते हैं सब इस बात से, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। Yes, sir. प्लस क्या करता हूं मैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. थोड़ा माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, क्या थोड़ा सा स्पेस जाके नीचे, इरेजर, हाँ जी, इरेजर में लिखता हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाके माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। सही, ये जगह छोटी छोटी थी, कोई बात नहीं। यहां मेरे पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस कर देता हूं टैक्स यहां से। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है जी। चलो भाई आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाओ मेरे साथ साथ, अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएंगे अब कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई यूज नहीं है भाई, समझ रहे हो सब लोग? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का कोई यूज नहीं है। ये 32,000 है, 32,000 का भी कोई यूज नहीं, यूज है इस 12,000 का, इस 4,000 का, इसका और ये इसका। बताओ भाई, ये जो सेल होगी ये कहाँ जाएगी? वेयर विल बी प्लेस दिस सेल? 12,000 की सेल कहाँ डालनी चाहिए बोलिए? Investing. इसमें इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, प्लस सेल ऑफ मशीनरी। कितनी की सेल ऑफ मशीनरी थी? 12,000 की। एग्री करते हो जी? ठीक है, बोलो एग्री करते हो? Yes, sir. ये जो 4,000 का, ये जो 4,000 का लॉस है, ये कहाँ जाएगा? कैश ना, यहाँ यहाँ लॉस प्लस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने रुपए का बताइए? 4,000 का। इनर मोस्ट कॉलम में डाल दो, इनर कॉलम। चलो जी, ये भी ठीक हो गया। अब बताइए मुझे, ये परचेज कहाँ जाएगा? परचेज वेयर शुड इट गो? So non-cash, non-operating reception. अबे परचेज होता है फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, बेकार की बात करते हो। Fine. किसने बोला नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग? परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो नहीं होगा। तो इन्वेस्टिंग का होगा ना। हाँ, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्यों बोल रहा है वो? अरे एक बच्चे ने बोला ना भी नॉन कैश नॉन Yes, ऑपरेटिंग, sir. यही बोला ना उसने। Yes, sir. क्यों बेटा ऐसा क्यों बोला? परचेज है, आउटफ्लो हुआ तुम्हारा, ये कितनी बार कर चुके इस चीज को। So confused हो जाता हूँ sir. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज का मतलब पढ़ाई नहीं करी आपने ढंग से। ये तीनों हो चुका है। ये कहाँ जाएगा? ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ जाना चाहिए बताइए? यहाँ Hmm. प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितने का डेप्रिसिएशन निकला था? 1,32,000 का। एग्री कर रहे हो? ठीक है जी, अरे बोलो भाई। Yes, sir. चलिए, अब आप देख रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? विदाउट एडजस्टमेंट हो गया। हो गया ना क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट आपने उसी जगह पे डाल दी, डाल दी। Yes, sir. चलो लेट स्टार्ट। अब सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल की वैल्यू 22 लाख से 24 लाख होगी। बताइए क्या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या चीज है ये? शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। अरे बोलो कोई मुझे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या है? So करीना financial. बताए, करीना व्हाट इज दिस? शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना क्या है हमारे लिए? इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है? करीना बताएंगी। बेटा टाइम कम है, प्लीज बोलो।
करिए ना, नहीं पता तो बोलो सर मुझे नहीं आता, कोई इशू नहीं है इस चीज का, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं पता तो चुप मत रहो, बोले कि बोलो नहीं पता तो बोलो नहीं आता मुझे। सर कोई नहीं issue- आता अच्छा क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं आया समझ में आपको ये चीज? सर। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही नहीं सुना है ढंग से, मेरा वाईफाई बहुत गंदा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं 5.108। तो जिसका वाईफाई चल रहा हो, आंचल बताइए मुझे क्या होना चाहिए, ये शेयर कैपिटल बढ़ गया, क्या करूंगा इसका? आंचल का तो वाईफाई से चल रहा होगा, आंचल बोल तो। अरे यार, विदिशा बताएंगे मुझे। बेटा कैश फ्लो में शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है, ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, यही तो पता करना है, और क्या करना है बोलो विदिशा। अरे गलत होगा कोई बात नहीं, बोलो तो सही। अगर नहीं पढ़ाई करनी तो बंद कर देते हैं क्लास, मैं बंद कर दूं क्लास, वाइंड अप कर देते हैं, चलो। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक, अगर ऑनलाइन क्लास है और अगर आप नहीं बोलना चाहते, विदिशा इफ यू डोंट वांट टू से, देखो मैं अगर क्लास कैंसिल करूंगा तो यहाँ जो 25 बच्चे उनका टाइम खराब होगा। तानिया बताइए क्या करना चाहिए उसका, तानिया। सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऐड होएगा। हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, उसे ऐड करना है, बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। तो प्लस क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, शेयर कैपिटल लिख देंगे, शेयर कैपिटल, और कितने रुपए का बेटा, कितने का बढ़ गया, 2 लाख रुपए का बढ़ गया, एनाइल पुट इट 2 लाख, खत्म, सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल थोड़ा ही है। चलो तान्या के बाद अब बारी आती है विधि बंसल। विधि बंसल, ये रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा है, क्या करूंगा इसका? विधि ये नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है लिखा हुआ। यस सर। हाँ देखो ना, 4 लाख से 6 लाख हो गया, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 6 लाख, ओपनिंग वैल्यू कितनी की 4 लाख, तो क्या हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? अरे बोलो बेटा, हो गया नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अगली वैल्यू भी बताओ तुम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 340 से 480 हो रहा है, क्या करूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का इंक्रीज जो है, क्या करूंगा इसका? कहाँ जाना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वेयर शुड इट गो? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की, ये हो गया 340 से 1, कितना वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, 140 ना, 1,40,000। यस वेरी गुड, आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल्स बताएंगे मुझे, ट्रेड पेबल्स कोई भी अपनी मर्जी से बता दीजिए, ट्रेड पेबल्स का क्या करना है, कहाँ डालूंगा ट्रेड पेबल्स, और इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, बोलिए। ट्रेड पेबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज हो रही है बाय 50,000। तो यहाँ माइनस करेंगे, इधर माइनस हाँ जी ट्रेड पेबल्स कितने रुपए का, 50,000। 50,000 में ब्रैकेट में रख दूंगा इसको ऐसे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रॉपर 50,000 है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अब आ जाए जरा इंपॉर्टेंट जी। हम बताइए कि जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। एक होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, एक होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक होते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में अलग से दे रखा है। तो भाई ये बताओ कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है, क्या ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं हो सकता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लग रहा है आपको कहीं होना, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है तो डेटर में से माइनस करके दिखता है कहीं पर, है ना? यस सर। वो भी नहीं है। तो अब क्या बच जाता है हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स बच जाता है, बच जाता है ना प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में कहीं क्लैरिटी ना हो कि वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो हम क्या मान के चलेंगे, उससे प्रोविजन फॉर टैक्स मान के चल लेंगे, ठीक है जी। ये 2015 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद से मार्किंग स्कीम में ये ट्रीटमेंट दिया था। तो अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स की क्लैरिटी ना हो तो क्या मान के चलेंगे उसको, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मान के चलते हैं।
अब ये बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स जो है कौन बच्चा मेरे साथ था अभी, हु वाज दैट? विधि बंसल ही थी ना, विधि बंसल। हाँ जी सर। अब मुझे बताइए जो ओपनिंग वैल्यू 154 है, ये प्लस होती है या माइनस होती है? ये प्रोविजन होता है, टैक्स पेड होता है 154? ओपनिंग वैल्यू प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन होता है वो पेमेंट होती है या प्रोविजन मेड होता है? पेमेंट। पेमेंट। यहाँ तो आएगा, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी करंट ईयर की? करंट ईयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 लाख। आई विल राइट 1 लाख हियर। और जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो कहाँ है? टैक्स लिख रखा है मैंने यहाँ पर, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब ये सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं लिखना चाहिए मुझे, where is it? मतलब ये बेसिकली क्या है हमारा, टैक्स पेड हो गया, ये है टैक्स पेड, टैक्स पेड। तो कितना टैक्स पेड, ये आउटर कॉलम में लिख देंगे। सो कितने का टैक्स पे किया हम लोगों ने? 1,54,000 का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हमने सेफली से कंक्लूड कर लिया। चलिए थैंक यू विधि। अब विधि सिंगल की बारी आई। विधि सिंगल टेंजिबल एसेट्स में नंबर 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा? विधि सिंगल टेंजिबल एसेट्स में नोट नंबर 2 दिख रहा है, बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा? विधि सिंगल नहीं बोल रहे। निकिता, नोट नंबर 2 टेंजिबल एसेट्स विजिबल है आपको या नहीं दिख रहा है? बोलो निकिता। निकिता, दिया को दिख रहा है? दिया, बुक इज इधर विद यू, टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 2। दिया, दिया दिख रहा है आपको? दिया है नहीं क्लास में। पीहू गुप्ता, आपको दिख रहा है? पीहू गुप्ता, कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाइए मुझे, क्या लिखा नोट नंबर 2 में? So machinery and accumulated depreciation. अब इसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर लिया था ना सबसे पहले इसी को ही, Yes, sir. इसको टच ही नहीं करेंगे, खत्म हो गया ये काम। इंटेंजिबल एसेट्स पढ़िए, नोट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इंटेंजिबल एसेट्स। Goodwill. अच्छा जी, गुडविल लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुडविल जो है अब वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखो जरा। The decrease हो रही है। तो बेटा समझना, अगर गुडविल डिक्रीज होती है और सेल शब्द नहीं आया तो उसे क्या मानेंगे? गुडविल अमोर्टाइज मानेंगे। और गुडविल अमोर्टाइज क्या होती है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ लिख देंगे गुडविल अमोर्टाइज्ड। कितने रुपए का बता, कितना रुपए की कमी आ रही है गुडविल में? 224 से 180 माइनस हो गया तो कितना बचता है? तो मुझे बताए, ये मुझे पीहू बताएगी कितना हुआ। बेटा कैलकुलेट तो कर लो पीहू गुप्ता। अरे एक बच्चा नहीं बोला, कोई और बता देना। व्हाट इज द डिफरेंस? So 1,44,000. 1,44,000, 1,44,000। दिस इज दैट। चलो आगे चलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कैश इक्विवेलेंट होते हैं, इसको टच नहीं करते। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? इन्वेंट्री की वैल्यू बताइए, बढ़ती है घटती दिख रही है आपको? इन्वेंट्री इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इन्वेंट्री Increasing. हाँ Increase. जी, Increasing, sir. इंक्रीजिंग हो रही है। वामिका मुझे बताइए, ये इंक्रीज होना कहाँ जाएगा? इस वाली में जाएगा, नीचे वाली में जाएगा? सर नीचे। सर ऊपर। माइनस क्या लिखेंगे? नहीं सर नीचे, ये नीचे। इन्वेंट्री, हाँ ये नीचे जाएगा ना? यस सर 16,000. इन्वेंट्री 16,000 है ना, यस सर. ब्रैकेट। चलो जी, ये भी हो गया पूरा। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? घट तुम रही है. बताओ। हाँ घट रही है। हाँ. ट्रेड रिसीवेबल घट रहे हैं। Sir, बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की 28 बेटा तो बढ़ बढ़ रहे रहे हैं, हैं। 286 से 340 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो ये भी माइनस होंगे। ट्रेड रिसीवेबल माइनस होंगे ना, कितने रुपए से होंगे बताओ मामिका? सर 54,000 सर. 54,000 पक्का से? 54,000 से ब्रैकेट में रख दिया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सबसे लास्ट में करेंगे। आप देख रहे हैं सब लोग, मैंने पहले क्या किया कि सारे के सारे एडजस्टमेंट्स डाल दिए, उसके बाद मेरा क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। चलो सबसे लास्ट पेज पे चलता हूँ। ये टोटल कितना है मेरे पास? इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर आपने करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है,
इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, इसका टोटल 0 0 0 एंड 4 2 6 4 10 1 3 और 1 4 4 8 280। ये वैल्यू नील आ गई दूसरी वाली। अब मुझे बताइए ये कितना हो गया, 580 हो गया, दिख रहा है 580 हो चुका है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू नील आ गई। इसका टोटल बताइए कितना आता है, 0 0 0 6 4 10 हो गया और 5 1 6 1 7 5 12 120, ये ब्रैकेट में कर दिया। निकालिए क्या वैल्यू आती है, 580 माइनस 120 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 460। गॉट इट जी, 460 आ गई। 460 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 150, तो कितना बचता है, 3,06,000। अभी पॉजिटिव आया अमाउंट नेगेटिव आया, बताइए जरा मुझे, क्या बोलूंगा इसको मैं, कैश फ्लो फ्रॉम बोलूंगा ना, Yes, sir. कौन सी एक्टिविटी से, Operating. ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितने का, ये 3,06,000, इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे 3,06,000। अगले पेज पे चलते हैं। इसका टोटल बताइए मुझे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है, 580 में से चला गया तो कितना बचता है, 0 0 0, तो 8 में से 2 गया 6 बचा, 8 में से गया 7 बचा, 576 नेगेटिव है। क्या बोलूंगा इसको मैं, अरे क्या नाम दूंगा इसको मैं, Used in investing. कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 3,40,000। पॉजिटिव है नेगेटिव है ये, Positive. क्या नाम दूंगा इसको मैं, कैश Used. अबे यूज नहीं, फ्लो Sorry, flow. फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये और ये वाले को 576 को यहाँ आउटर कॉलम में डाल देंगे और इसको 340 को यहाँ आउटर कॉलम में डाल देंगे। चलिए अब मुझे बताइए, 576 ये, 340 ये है, और ऊपर वाली फिगर कितनी की, 36 और 340, तो कितना हो जाता है, 646 हो जाता है। 646 में से 576 माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, बताइए। अरे यार, 70,000 हाँ 70,000। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है, positive. Positive. पॉजिटिव है ना ये, तो इसे क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, A प्लस B प्लस C, ठीक है जी, ये हो गया। एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस। चल भाई, ओपनिंग बैलेंस में बता रौनक बाबा, सबसे पहले बैलेंस क्या था आपके पास, करंट इन्वेस्टमेंट था, याद है, छोड़ दिया था। Yes, sir. करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना वैल्यू ओपनिंग की, 3 lakhs. 3 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है, 7,50,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7 लाख। टोटल कितना हो गया, 10,50,000, ठीक है। इसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, ये टोटल, दिस शुड बी 11,20,000, यही तो होना चाहिए। चलो देखते हैं, क्लोजिंग इसको देखते हैं क्या है ये, लेट अस सी दिस। ये देखिए, अरे क्या है ये, हाँ जी, यहाँ देखिए इसको, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस में आना चाहिए, तुम्हें बताओ रौनक बाबा दोबारा से। Sir, current investment और cash and cash equivalent. करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का, Sir, 4,80,000. 4,80,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का, 6,40,000. 6,40,000। टोटल कितना आता है, 11,20,000. बताइए, आपका आंसर निकल गया, मैच कर रहा है, बोलिए मैच कर रहा है नहीं कर रहा। Yes, sir. Yes, sir. आपने देखा हमने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपके सामने पूरा पहले स्केलेटन बना लिया,
और सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट हैंडल करी। देखो ना एडजस्टमेंट यहाँ पर, एडजस्टमेंट हैंडल करी हमने सबसे पहले। इन एडजस्टमेंट को उठा के स्केलेटन के अंदर जहां जहां डालना था वहां डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, विदाउट एडजस्टमेंट हो गया। अरे हुआ ना विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन हमारा। Yes, sir. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं, कोई परेशानी आएगी नहीं। Yes, sir. तो ट्राई कर पाएंगे क्वेश्चन को करना। समर्थ है क्लास में भी, समर्थ आर यू देयर? समर्थ Yes, जी, sir. शुक्ला जी, Yes, sir. कुछ पता चल रहा है ना? ये नहीं गोल गोल निकल गया ऊपर से? नहीं सर, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं सर समझ आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में तुम्हें। तो ये थोड़ी और एडजस्टमेंट देखते हैं और मैं आई वाइंड अप दिस चैप्टर, ठीक है। तब तक मेरा खांसी वासी ठीक हो जाएगी, तो आई टेक क्लास ऑन बोर्ड। आइए देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स और। देखिए आपके सामने यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, ये देखिए आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लगती है और किताब में थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन फैला के रखा हुआ होता है, लेकिन आप उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। और देखिए जरा, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास डेटर है और ये डेटर ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू है ना, दे रहा है ना डेटर। अभी मैंने बताया था ना कि अगर प्रोविजन दे रखा होगा तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐसे दे रखा होता है। अभी मैंने कहा था ना कि प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हम क्या मान के चलें, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मान सकते थे, या प्रोविजन फॉर बैड डेट मान सकते थे, या प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा होगा तो ऐसे दे रखा होगा, वो पिछले क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए हमने उसे प्रोविजन फॉर टैक्स माना। चलो भाई, डेटर की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, बताओ पहले इस क्वेश्चन में। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ये भी कितना हो रहा है, ये भी 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना, इंक्रीज दिख रहा है आपको, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर ये भी नहीं, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो क्या हम ये मान के चलेंगे कि ऑल द डेटर्स आर गुड? बोलो, क्या मैं मान के चलूंगा ऑल द डेटर्स आर गुड? Yes, sir. यस सर। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो डेटर गुड कैसे मान लेगा भाई, बता तो जरा मुझे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि ऑल द डेटर्स आर गुड, तब आप मान सकते हो ना ऑल द डेटर्स आर गुड, वरना आपको क्या सपना आएगा कि हाँ जी मेरे सारे डेटर मेरा पैसा दे देंगे? बताओ जरा कैसे मान सकते हो? सर अगर प्रोविजन नहीं दे रखा है तो नहीं बेटा, प्रोविजन जब अगर प्रोविजन नहीं दे रखा हो तो ये केस ही राइज नहीं होता ना, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ये स्टेडा कब हुआ, जब प्रोविजन दे रखा है। बोलो। यस यस आइए देखते हैं। If no other information is given about debtors, it means all the debtors are not good. Hence, provision for doubtful debt will be considered as an ordinary current liability. Profit को as it is निकाल लेंगे और decrease in current assets and increase in current liability में provision for doubtful debt 10,000 जोड़ देंगे और debtor का जो increase है, increase in sundry debtor। लेकिन बेटा देखना, sundry debtor का जो increase वाला part होगा ना, वो कौन सा वाला part लोगे आप? sundry debtor का जो increase part लोगे वो gross वाला part लोगे, net वाला part नहीं लेना कभी भी आपको, ये वाला। What is gross part in this? Gross part is this, ये वाला, ये है gross part। What is net part? Net part क्या है, ये वाला। ये नहीं लेना आपको, आपको ये दोनों अलग अलग लेने हैं। Is that okay? बोलिए। तो Yes. क्या किया हमने, देखो यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस तरह से इसको हैंडल कर दिया। लेकिन कहते हैं इफ ऑल द डेटर्स आर गुड। अच्छा मुझे बताइए, अगर सारे डेटर गुड हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का कोई पर्पस रहेगा? नो सर, नहीं रहेगा ना। तो क्या मैं उसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करूंगा या अपने प्रॉफिट में वापस ले जाऊंगा उससे? वापस ले लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, ये तो रूटीन होना चाहिए था। फिर क्या करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट के अंदर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि वील ऐड बैक टू द प्रॉफिट। जोड़ दिया हमने इसको, और डेटर जो है इसको एज इट इज हम इंक्रीज इन डेटर को यहाँ पर माइनस करके चलते हैं। डेटर तो पहले भी माइनस हो रहा था, पहले भी माइनस हो रहा था ना डेटर, डिडक्ट, अभी भी डिडक्ट होगा, बस इसका ट्रीटमेंट बदल जाता है। अगर डेटर गुड नहीं है तो उसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर डेटर गुड हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या कर रखा है कुछ ऑथर्स ने, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, मैं स्पेसिफिकली रुद्राक्ष, रौनक या अर्नब जोशी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ किताबों में आपको दिखेगा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, इसको पता कहाँ ऐड कर रखा है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट होता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसके अंदर जोड़ रखा है।
अच्छा, अब ये बताइए मुझे, आप सबको मालूम है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? 3 तरह के अप्रोप्रिएशन, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व, या प्रोविजन फॉर टैक्स, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस, या रिफंड ऑफ टैक्स। ये तो करते थे ना हम लोग। यस तो ऐसे में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उधर जाना बनता है क्या? नहीं सर। नहीं बनता। हाँ, तो कुछ किताबों में दिखेगा आपको ऐसा, लेकिन वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। तो दिस इज हाउ, ये ट्रीटमेंट था आपका किसका, जब हम बोल रहे थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। आइए यहाँ देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स रेट। ये ट्रीटमेंट क्लियर हुआ है? इस पे कोई डाउट है किसी को? बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन सी वैल्यू कहाँ जानी है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है इस ट्रीटमेंट पे? ये आ जाता है क्वेश्चन में। ये ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में भी मांगा जाता है कई बार। पार्टनरशिप जब हम रिटायरमेंट डेथ करेंगे तब बताऊंगा उसको डिटेल में। Yes. हाँ जी, चलिए आगे थोड़ा सा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। मैं कह नहीं सकता, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है। देखिए, गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी, मैंने क्या बताया था? जब तक सेल न बोले जाए तब तक क्या बोलेंगे उसको? अमोर्टाइज बोलेंगे। गॉट इट? एग्री करते हो? समझ डाउट था। हाँ बोलिए सर अगर बोलो भाई। सर क्या अटक गए तुम? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर वो नहीं बोला होगा सेल तो हम उसको अमोर्टाइज क्यों लेंगे? अच्छा एक बात बता, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो जनरली बिकती हैं या अमोर्टाइज होती हैं? जनरली सर अमोर्टाइज होते हैं। तो बस ये लेके चल रहे हैं। सेल तब तक नहीं जब तक बोला ना जाए। जनरली तो अमोर्टाइज होती है ना, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। ये वाली गुडविल परचेज गुडविल है। हाँ, अगर ये गुडविल दिख रही है तो परचेज गुडविल है, सीधी सी बात है। अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो, और ये अमोर्टाइज हो सकती है, इसकी वैल्यू घट सकती है, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। लेकिन वैल्यू बैठे बैठे थोड़ी बढ़ेगी, वैल्यू तो बढ़ेगी जब आप कुछ खरीदोगे। बोलो। ठीक है। क्योंकि अगर खरीदी हुई होगी तो बैलेंस शीट में दिखाएगा ना। यस और खरीदी हुई है तो वो आउटफ्लो हो गया, सीधी सी बात है। जैसे अगला कॉपीराइट। अब कॉपीराइट की वैल्यू क्या बढ़ रही है ना, इसका मतलब क्या, खरीदा है आपने इसको? नहीं खरीदा। यस तो ये 10,000 जो था गुडविल अमोर्टाइज में चला गया यहाँ पर, और ये जो 20,000 था इसे हमने क्या बोल दिया? परचेज ऑफ कॉपीराइट बोल दिया। 20,000 का बोल दिया ना। एग्री करते हो? Yes. ठीक है। अब ये है सबसे मजेदार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एक बार किसी टीचर के इंटरव्यू में मैंने पूछा था, वो टीचर जवाब नहीं दे पाया था। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी अंडा, ये पेटेंट कुछ भी नहीं था, और ये पेटेंट साल के आखिर में 40,000 है, और कह रहा पेटेंट ड्यूरिंग देयर अमोर्टाइज 20,000 का भी हुआ है। अच्छा, वैसे अगर पेटेंट 0 है और ये 40 है तो इसका मतलब पेटेंट 40,000 का बढ़ गया ना। पेटेंट 40,000 का खरीदा, यही तो होना चाहिए। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं तो अगर एडजस्टमेंट ना होता तो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दे रखा तो पेटेंट कितने का हो बताओ? 60,000 अगर एडजस्टमेंट बताइए, आओ दिखाता हूँ क्या होता है। ये बनाते हैं हम लोग, हाँ ये बनाते हैं हम लोग पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। इसका बैलेंस बीडी था अंडा नील। इसका बैलेंस सीडी कितना है? 40,000, ठीक है। ऐसी तो। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर अमोर्टाइज्ड कितना लिखा? अमोर्टाइज्ड कितना लिखा? अमोर्टाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का। Yes, sir. तो क्या वैल्यू आ गई? 60,000। Yes. क्या वैल्यू आ गई? 60,000। प्रॉफिट लॉस तो दे नहीं रखा, तो बैंक बोल के क्या लिखूंगा? परचेज। कितने की परचेज होगी बताओ? 60,000. 60,000। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। ये कहाँ चला जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। और ये कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग का क्या? आउटफ्लो। क्लियर है? क्लियर है नहीं? बताइए। Yes. अब आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए तो हो गया। ये देखो पेटेंट, ये पेटेंट अमोर्टाइज 20,000 रुपए का, और पेटेंट परचेज कितने का हो गया? 40 + 20 कितने का? 60,000 का। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। बोलिए भाई। Yes. चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आई टेक। तब तक आपको कितने क्वेश्चन करने पता है? अभी 42 से शुरू हो जाइए आप। 42, 43, 44, 45, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। 46, 47 तक करेंगे आप। 47, उसके बाद कितने बचते हैं? 8, 6, हाँ 40, 53, 54, नहीं 48 तक आप क्वेश्चन कंफर्टेबली कर पाएंगे। कोशिश मतलब क्वेश्चन तो आप बिल्कुल लास्ट तक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। पर ठीक है, अगली क्लास में मैं थोड़े से और क्वेश्चन बताकर आपको इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा, तब मैं अगली क्लास बड़ी ले पाऊंगा। आज थोड़ा सा लग रहा था नहीं लेने का, तो मैं नहीं ले रहा था। ठीक है।
इज दैट ओके? यस चलिए, तो बस आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।